हेलो स्टूडेंट्स, सो अगेन आई एम हियर। बेसिकली जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वो था मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक फंडामेंटल पार्ट्स को हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे सो दैट कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन सके टॉपिक को लेके, आप उसका अपकमिंग एग्जाम्स में यूज कर सको। चाहे तो आपके स्कूल के एग्जाम्स हो, सीबीएसई के एग्जाम हो, स्टेट बोर्ड के एग्जाम हो, या वो नीट का एग्जाम हो, या आपका जेई मेंस एडवांस का एग्जाम हो। ठीक है, तो उसी को कंसर्न में लेके सारी की सारी चीजें अपने को आगे चलानी है। मैं एक लेक्चर आपका बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको दूंगा पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न क्या है, पैटर्न ऑफ नीट एग्जाम, जो कि मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस कोर्सेज के लिए जो एडमिशन्स आपके होते हैं, और जो आईआईटीज में आपका बीटेक या बीई के लिए जो एडमिशन्स होते हैं। तो एक लेक्चर में सोच रहा हूँ कि उस पर प्रिपेयर कर दूंगा जिसमें मैं आपको एग्जाम का पैटर्न क्या है और सारी की सारी चीजें किस तरह से आपको डिस्कस करनी है वो सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपको बड़े ध्यान से चीजों को समझना है। पहले तो जो हमारा बचा हुआ पार्ट था मोल कॉन्सेप्ट का, हम उसको आगे लेके जाएंगे, उसको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे सो दैट कि आपका जो चीजें हैं वो समझ में आपको आ सकें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। गिव मी 1 मिनट। Yeah. So I hope you can see the screen in a very good manner. तो आप देख सकते हैं, this is something about me. I would like to tell you, I'm a professional teacher, ना, जिसमें आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा रिगार्डिंग सब्जेक्ट। केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे। तो चलो एक बार शुरू करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में जो हमने चीजें डिस्कस करी थी वो थी, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो यही था कि मोल कॉन्सेप्ट की जो बेसिक 3 डेफिनेशंस थी उसको मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन पे थोड़ा एम्फेसिस अपना रहेगा कि पहला जो चैप्टर है, जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे साफ आप देख सकते हो। तो सबसे पहले इससे स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आगे लेके चलेंगे इसको। सो यू कैन इजीली सी वन थिंग, it is the ratio of the number of oxygen atoms in 16 gram oxygen, 28 gram carbon मोनोऑक्साइड एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है जिसमें आपको ऑक्सीजन एटम्स, ये सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइडेड है। यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको बताना है कि रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखो, आपको रेशियो, ये आपका आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है, इसी से अपन आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो समझो ध्यान से, सुनो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। The ratio of the number of oxygen atoms in 16 gram oxygen, 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ये आपको बताना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का, ऑक्सीजन एटम्स का रेशियो बताना है। आपको प्रोवाइडेड है 16 ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब एटॉमिक ऑक्सीजन, उसने ब्रैकेट में दे रखा है वो। 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा जी, दैट इज CO, 32 ग्राम ऑक्सीजन दैट इज O2। ठीक है, आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के रेशियो के बारे में बताना है। तो आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि जब भी आप ऑक्सीजन एटम या किसी भी एटम्स की पार्टिकल्स की बात करोगे तो वो एक नंबर होता है। तो हमको यूज कौन सा फॉर्मूला करना है, जो मोल को पार्टिकल्स के साथ, पार्टिकल्स के नंबर के साथ रिलेट करता है। तो फर्स्टली आई नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर आप मोल्स की बात करोगे तो यहाँ पर मैं NO, उसके बाद रेशियो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ NCO कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन O2। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हो क्या फॉर्मूला होता है बेटा जी, गिवन मास अपॉन मोलर मास। आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, तो मास गिवन टू यू, अगर आप ऑक्सीजन की बात करोगे 16 ग्राम डिवाइडेड बाय O का कितना होता है, 16 ही होता है भैया जी। 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO का मास कितना होगा, 12 प्लस 16 कम्स आउट टू बी अगेन, ये कितना हो गया आपका, ये भी आपका 28 हो गया, तो यहाँ पर 28 आ गया। तीसरा आपको दिया हुआ है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आपका हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या रेशियो हो गया आपका, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो हो गया 1:1:1। नाउ प्लीज, ये आपका हो गया नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो। 32 ग्राम ऑक्सीजन आपको दिया हुआ है, 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड आपको दिया हुआ है, 16 ग्राम आपको ये ऑक्सीजन दिया हुआ है। ठीक है, तो बेटा जी
जब मोल्स का ये रेशियो हो गया, अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का क्या रेशियो होगा, तो आप जानते हो इसमें ऑक्सीजन एटम पहला वाला जो आप बात करोगे तो एक ही ऑक्सीजन एटम है, तो कितने ऑक्सीजन एटम होंगे इसके अंदर, एक मोल के अंदर Na होंगे, इसके अंदर कितने होंगे CO के अंदर Na इज एवोगैड्रो नंबर, और 1 मोल ऑफ आपको O2 दिया हुआ है, O2, तो इट हैज 2 ऑक्सीजन एटम ना, यू कैन इजीली ऑब्जर्व दिस थिंग। यहाँ देखो 2 ऑक्सीजन एटम है, तो कितना होगा 2Na। तो अगर आप यहाँ से रेशियो निकालेंगे नंबर्स का, तो बेटा जी जो रेशियो आपका निकल के आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1:1:2। दिस इज द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ये ऑक्सीजन एटम्स का रेशियो हो गया। अगर आपसे मोल्स का रेशियो पूछा जाता, अगर आपसे मोल्स का रेशियो पूछा जाता तो 1:1:1 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ उसने बात करी है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम्स के नंबर का क्या रेशियो होगा, तो क्योंकि इसका भी 1 मोल है, इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, इसमें एक ही है, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। अगर मोल्स के रेशियो की बात करेंगे, रेशियो ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ, अगर मोल्स की बात वो करता तो क्या हो जाता, 1:1:1 आपका हो जाता। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हो, आराम से कर सकते हो। जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, यू कैन सी माय लास्ट वीडियो एज वेल, जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था मोल क्या होता है, मोल की डेफिनेशन क्या होती है, मोल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मोल एक अमाउंट की यूनिट है, सारा का सारा वहां दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो अभी जो बचा हुआ पार्ट है इस टॉपिक चैप्टर का, उसको आगे कर लेते हैं। जैसे कि ये कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने लिया है। अगर आप मैटर को क्लासीफाई करोगे बेटा, तो मैटर को क्लासीफाई किया जा सकता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर के 3 स्टेट्स को रखा गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स। केमिकल क्लासिफिकेशन में बेटा एक तो होते हैं आपके प्योर सब्सटेंसेस, जिसमें आपका एलिमेंट्स आ गया, कंपाउंड आ गया, एक होते हैं आपके मिक्सचर्स, मिक्सचर्स में होमोजेनियस मिक्सचर आ गया, हेट्रोजेनियस मिक्सचर आ गया, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपको सारी की सारी चीजों का मैं दे दूं, सो दैट आपको आसानी रहे समझने में। ध्यान से सुनना। ये तो स्टेट्स ऑफ मैटर है, इसको हम पढ़ेंगे, आपका जो 11th क्लास का एक स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर है, तो वहां पर लिक्विड और गैसेस को पढ़ लिया जाता है, सॉलिड को पढ़ा जाता है 12th क्लास के अंदर, तो उसको अभी थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, पहले 11th क्लास के टॉपिक को समझ लेते हैं। तो बेटा जो प्योर सब्सटेंसेस में है, पहली डेफिनेशन आपकी आती है एलिमेंट्स की, एक आपका आता है यहाँ पर कंपाउंड्स आपका क्या है, ठीक है। तो एलिमेंट्स, दीज आर द सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, द substances which have same टाइप ऑफ पार्टिकल्स, सेम टाइप या सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स जो आपके सब्सटेंसेस रखते हैं, उनको आप क्या बोलते हो, उनको बोला जाता है, उनको हम सिंपली क्या बोल देते हैं, वो आपके कहलाते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। अगर आप कंपाउंड्स की बात करोगे, कंपाउंड आपके कब बनते हैं, है ना, तो कंपाउंड बेटा जी तब बनते हैं when 2 or more unlike atoms combine, जब 2 या 2 से ज्यादा अनलाइक एटम कंबाइन होते हैं, बट इन द फिक्स्ड रेशियो, एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर कंपाउंड फॉर्म्स, क्या बनता है, कंपाउंड फॉर्म, उस कंडीशन में आपका क्या बनेगा, कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो एलिमेंट्स जिसमें सारे के सारे पार्टिकल्स एक टाइप के होंगे, वो आपके एलिमेंट्स कहलाएंगे। कंपाउंड्स when 2 or more unlike atoms but in the fixed ratio आपके जुड़ेंगे तो आपके कंपाउंड फॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे सोडियम एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया सोडियम एलिमेंट Na, तो बेटा Na के अंदर जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल होंगे वो सारे एक जैसे होंगे। अगर मैं कार्बन एलिमेंट लिख रहा हूँ, जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल कार्बन एटम के अंदर होंगे वो सारे एक जैसे होंगे, ठीक है। कंपाउंड की अगर आप बात करेंगे, लेट्स सपोज कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर आप फिक्स्ड रेशियो की बात कर रहे हैं तो कार्बन यहाँ आपका CO2 बन गया, कार्बन का मास आपका 12 हो गया, ठीक है ना, एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का आपका यहाँ पर 32 हो गया। और अगर मैं इनके रेशियो की बात करूंगा तो 3:8 हो गया। जब भी किसी भी सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो उनका जो रेशियो रहेगा वो हमेशा 3:8 रहेगा, है ना। फिक्स्ड रेशियो का मतलब क्या है, चाहे CO2 आप अलग अलग का किसी भी सोर्स से आप कार्बन ले लें, किसी भी सोर्स से आप ऑक्सीजन ले लें, whenever they combine to give you CO2, the ratio of their fixing will definitely be 3:8, ठीक है। ये आपकी बात हो गई।
अगली चीज है मैं अगर मिक्सचर्स की बात करूंगा तो बेटा मिक्सचर्स ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई रेशियो का चक्कर है नहीं, किसी में भी ए के अंदर आपने बी मिक्स कर दिया तो आपका क्या हो गया, मिक्सचर बन गया। अब मिक्सचर जो है आपके, ये मिक्सचर आपके होमोजेनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजेनियस मिक्सचर भी हो सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू गिव यू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन अ सेपरेट पेज। ध्यान से समझते रहना बात मेरी। एक तो होते हैं आपके होमोजेनियस मिक्सचर, एक होते हैं आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो इसको सिंपली मैं आपको समझाना चाहूंगा। व्हेन मिक्सिंग स्पीसीज, व्हेन मिक्सिंग स्पीसीज आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड and cannot be separated by simple physical methods, by simple physical methods। होमोजेनियस मिक्सचर आपके वो मिक्सचर होंगे जब दो मिक्स होने वाली स्पीसीज जो हैं यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए और उनका सेपरेशन सिंपल फिजिकल मेथड से पॉसिबल ना हो। लेट सपोज, अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल इसका देना चाहूंगा। लेट सपोज यू हैव वाटर हियर, है ना, आपके पास वाटर एक सॉल्वेंट है। अगर आपने इसके अंदर मैंने बोल दिया कि NaCl आपने डाल दिया, जिसको आप सिंपल सोल्ट भी बोलते हो, ठीक है, सोल्ट अगर आपने डाल दिया तो आफ्टर सम टाइम सोल्ट विल डिसअपीयर, वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मिक्सिंग है ये होमोजेनियस मिक्सिंग है। यहाँ वाटर और NaCl का आफ्टर मिक्सिंग इन दोनों को सेपरेट आउट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो इम्पॉसिबल है, बट सिंपल फिजिकल मेथड से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसी मिक्सिंग को क्या कहा जाता है, होमोजेनियस मिक्सिंग कहा जाता है। आप शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर सकते हो, शुगर को मिल्क के अंदर डिसॉल्व कर सकते हो, तो ये भी उसी चीज का एग्जांपल है, ठीक है। ओके, चलो लेट्स टॉक अबाउट हेट्रोजीनियस मिक्सिंग क्या होती है। तो when mixing is not uniform, when mixing is not uniform and mixing species can be separated by simple methods, और जो मिक्सिंग है वो सिंपल मेथड से सेपरेट करी जा सकती है, उसको क्या बोला जाएगा बेटा जी, उसको बोला जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा। लेट सपोज आपने सिंपल सा जो वेसल आपने ऊपर लिया था, लेट सपोज दिस इज, इस H2 के अंदर अगर आप इस H2 के अंदर अगर आप आयरन के पार्टिकल्स डाल दोगे, तो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े अगर आप डाल दोगे, तो आप इजीली देख पाओगे वहां पर कि आयरन का H2O में मिक्सिंग बिल्कुल भी होमोजीनियस नहीं है, वो हेट्रोजीनियस है, और उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं इजीली वहां से, ठीक है। सेपरेट आप फिल्टरेशन कर सकते हो, सो मेनी मेथड्स आर देयर। तो ये आपके मिक्सचर की कहानी होगी, क्या, होमोजीनियस मिक्सिंग जिसमें दोनों स्पीसीज होमोजीनियसली मिक्स हो जाए, और हेट्रोजीनियस मिक्सिंग जिसमें दोनों स्पीसीज आपके जो स्पीसीज है उनको फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है, उनको विजुअलाइज किया जा सकता है, ठीक है बेटा जी। ये कुछ कैटेगराइजेशन था मॉलिक्यूल्स का, और मैं अपनी तरफ से एक और डेफिनेशन आपको देना चाहूंगा, वो है सॉल्यूशन। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सॉल्यूशन आपका क्या होता है। तो प्लीज, ये भी एक बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की, तो समझना आप ध्यान से। जो सॉल्यूशन एक्चुअल में आपका होता है दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक तो होता है आपका सोल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट, ठीक है, जो आपको दे देगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तभी बनेगा जब सोल्यूट और सोल्वेंट की आपका होमोजीनियस मिक्सिंग होगी। सोल्यूट और सोल्वेंट की कैसी मिक्सिंग होनी चाहिए, होमोजीनियस मिक्सिंग। तो सॉल्यूशन किस टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, जनरल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशंस की बात चल रही है, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। बेटा सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट वो होता है जो स्मॉलर अमाउंट में आपका होता है, स्मॉलर इज नॉट राइट थिंग, लेसर अमाउंट में जो होता है बेटर रहेगा। सोल्यूट आर दोज स्पीसीज जो लेसर अमाउंट में होते हैं, ठीक है। सोलवेंट आपके वो होते हैं जो आपके ग्रेटर
अमाउंट में होते हैं या मोर अमाउंट में होते हैं, ठीक है, वो आपके सोलवेंट कहलाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सुंदर सी बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। लेट सपोज एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहूंगा, वो ये है, मान लो H2O के अंदर H2SO4 को मिक्स कर दिया गया और ये एक सॉल्यूशन यहाँ पर बना दिया गया, और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर H2O का 18 ग्राम है बेटा जी जो हमने लिया है, और यहाँ पर इसका 49 ग्राम है जो हमने लिया है। और अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ इसमें सोल्यूट कौन है और सोलवेंट कौन है। तो ध्यान से सुनना, लेसर अमाउंट और ग्रेटर अमाउंट हमेशा ये जो प्रेडिक्ट किया जाएगा ये हमेशा मोल्स में प्रेडिक्ट किया जाएगा। किसमें? लेसर अमाउंट और ग्रेटर अमाउंट डेफिनेटली भी इन मोल्स, क्योंकि अगर आप मास के थ्रू जाओगे तो देखो मास किसका कम है, मास वोटर का कम है, तो जिसका लेसर मास, अगर अमाउंट को अगर आप मास ले रहे हो तो उस हिसाब से आपका जो वोटर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोल्यूट हो जाएगा। बट प्लीज मेंशन दिस थिंग, जब आप मोल्स निकालेंगे यहाँ पर, ये तो हो गया मास, अगर आप यहाँ मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान से सुनना, इसके कितने मोल होंगे बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास 1 मोल आ जाएगा, और H2SO4 के मोल 49/98 होता है मोलर मास H2SO4 का। मैं यहाँ पर आपको निकाल के बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट होगा। 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, 4 ऑक्सीजन आर देयर, तो इट विल बी 98 ग्राम पर मोल, ये आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो ये कितना निकल के आएगा, 0.5 मोल, 0.5 मोल यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है। तो 1 मोल इसका हो गया, 0.5 मोल इसका हो गया। मैंने आपको बताया जिसका अमाउंट जो ग्रेटर अमाउंट में होगा वो आपका क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और जो लेसर अमाउंट में होता है वो आपका सोल्यूट होता है। तो बेटा जी मोल्स में हमेशा प्रेडिक्ट किया जाएगा, तो H2SO4 यहाँ पर क्या हो गया, सोल्यूट, जबकि मास इसका ज्यादा था। मास से प्रेडिक्ट नहीं करेंगे हम, अगेन टेलिंग यू, मास से नहीं करेंगे प्रेडिक्शन विल डेफिनेटली बी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो ये तो आपका सोल्यूट हो गया, और ये वाली स्पीसीज जो आपकी है ये आपकी हो गई सोलवेंट, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग यू कैन इजीली प्रेडिक्ट के सॉल्यूशन जो है सोल्यूट और सोलवेंट से मिलके बना होता है। सोल्यूट वो होता है जिसका अमाउंट कम हो, बट अमाउंट मोल में कम होना चाहिए। मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बता चुका हूँ बड़े अच्छे से, ठीक है ना, मोल की डेफिनेशन आपको बढ़िया से पता है, वहां पर परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो सॉल्यूशन आप समझ में आ गया, सोल्यूट सोलवेंट का होमोजीनियस मिक्सिंग होती है, आपको मिक्सचर समझ में आ गया, आपको कंपाउंड समझ में आ गया, आपको मोल की कुछ डेफिनेशन समझ में आ गई, बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ। IIT JEE मेंस एडवांस नीट अपना फोकस रहेगा। एज एन IITian आई हैव क्वालिफाइड द IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, सब जगह मैंने इंटरव्यूज दिए हैं। IIT दिल्ली में फाइनली सेलेक्टेड था, और उसके बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको IIT के लिए जाना और किस तरह से आप आसान इस राह को बना सकते हो, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात है नहीं। चलो आगे चलते हैं। जब हमने सॉल्यूशन पढ़ा तो सॉल्यूशन के कुछ टाइप्स होते हैं ना, उसको देख लेते हैं। सॉल्यूशन 2 टाइप के हैं, एक तो होता है बेटा जी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये पढ़ने के बाद अगर आप अपनी NCERT पढ़ोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देखोगे तो बहुत मजा आने वाला है, तुमको टेंशन ना लो। एक होते हैं आपके अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। क्या होते हैं भैया सैचुरेटेड सॉल्यूशन? ये वो सॉल्यूशन होते हैं, लेट सपोज आपके पास, समझना बात को, ठीक है ना, विजुअलाइज करना, साइंस है ये, कोई हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, साइंस का सब्जेक्ट है, बहुत ही हेल्थी सब्जेक्ट है। ये अगर बात करोगे, लेट सपोज ये आपके पास कोई सॉल्वेंट है, मैंने मान लिया कि वाटर है, ठीक है। अगर इसके अंदर आप शुगर ऐड कर रहे हो, ठीक है, इसके अंदर लेट सपोज मैंने क्या ऐड कर दिया, शुगर यहाँ से ऐड कर दिया, शुगर, चीनी, ठीक है। आप ऐड करते जाओगे, डिजोल्व हो जाएगा। लेट सपोज ये 100 ml मैंने लिया है, जितना बड़ा अपना एक गिलास होता है उतना वॉल्यूम लिया है। आप इसमें शुगर ऐड कर रहे हो, तो शुगर आप जब ऐड करते जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा जब शुगर का एडिशन इसमें बंद हो जाएगा, मतलब शुगर डिजोल्व होनी बंद हो जाएगी और वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। वो कंडीशन जो सॉल्यूशन की होती है वो सैचुरेशन कहलाता है, ठीक है। क्या डिफाइन मैं कैसे करूंगा इस चीज को, द स्टेज ऑफ अ सॉल्यूशन, the stage of a solution at which maximum amount of solute is dissolved
into solvent and no more amount can be dissolved into solvent। ऐसा तो है नहीं, एक गिलास पानी आपने ले लिया, उसमें एक 1 स्पून शुगर डाला, फिर 2 स्पून शुगर डाला, फिर 3 स्पून डाला, फिर 4, फिर वो डिसोल्व होता चला जाएगा। एक कंडीशन ऐसी जरूर आएगी जिस पर मैक्सिमम अमाउंट आपका डिसोल्व हो जाएगा शुगर का सोलवेंट के अंदर, और उसके बाद वो नीचे बैठना शुरू कर देगा। भैया जी वही कंडीशन, वो कंडीशन सॉल्यूशन की जिस पर मैक्सिमम अमाउंट डिसोल्व हो जाता है और ज्यादा अमाउंट डिसोल्व नहीं किया जा सकता है, उसको कहा जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड दैट कंडीशन, दैट स्टेज ऑफ द सॉल्यूशन विल डेफिनेटली नोन एज सैचुरेशन। उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? सैचुरेशन पॉइंट। तो अनसैचुरेटेड क्या है? वो सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड नहीं है वो अनसैचुरेटेड है। मतलब क्या? द solutions in which more amount of solute can be dissolved into सोलवेंट। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का ज्यादा अमाउंट डिसोल्व किया जा सकता है सोलवेंट के अंदर, ठीक है, उनको क्या कहा जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाएगा, सॉरी। ठीक है, सैचुरेटेड वो जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑलरेडी डिसोल्व किया हुआ है, अनसैचुरेटेड वो जिसमें मैक्सिमम अमाउंट डिसोल्व नहीं किया हुआ है, मतलब और ज्यादा अमाउंट डिसोल्व किया जा सकता है, उसको अनसैचुरेटेड बोलेंगे। ठीक है, आई एम अगेन टेलिंग यू बेटा, इन दिस फर्स्ट क्लास, इन द सेकंड क्लास ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट की सेकंड क्लास में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के साथ में डीलिंग कर रहा हूं। मैं सबसे पहले मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए थे पहली वाली क्लास में, इससे पहली वाली में आप देख सकते हो वीडियो को। इस वाली क्लास में मैं थोड़ी थ्योरी के पोर्शन को डिस्कस आपके साथ करना चाहता हूं, बिकॉज विदाउट डिस्कसिंग द थ्योरी पोर्शन वी कैन नॉट मूव टू द क्वेश्चंस, वेदर इट इज ऑफ आईआईटी, वेदर इट इज ऑफ नीट, हम उन पर जंप नहीं कर सकते, अदरवाइज आपकी फिर लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स रहेगी, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर क्या है, कंपाउंड क्या है, एलिमेंट क्या है, मोलर मास क्या है, मोल क्या है, अगर ये फंडामेंटल चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी तो प्लीज, मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम ए प्रोफेशनल टीचर, आई एम ए ट्रेंड टीचर, टीचिंग में मैंने ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ चीजें आपके लिए आसान हो जाएगा कि कैसे आपको अपनी चीजें मेकअप करनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक एंड दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एक बाबा हुआ करते थे, बाबा बोले तो साइंटिस्ट, ठीक है, उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी अपनी दी थी, जिसका 1 बाय 1 पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। आपको बड़े अच्छे से इसको समझना है और कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, ओके, समझो क्या है। इट वॉज प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन 1808। मेन पॉइंट्स क्या है इसके? पहला पॉइंट है बेटा, मैटर इज मेड अप बाय इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, है ना। मतलब कोई भी जो मैटर है वो किससे मिलके बना हुआ है? कोई भी मैटर आपका बना हुआ है एटम्स से मिलके, और जो एटम्स आपके होते हैं बेटा जी, वो होते हैं आपके इनडिविजिबल पार्टिकल्स, जिनको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। हालांकि ये वाली थ्योरी सेकंड चैप्टर जब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, तो उसमें इसको ये स्पॉइल हो गई थी थ्योरी, मतलब एटम इंडिविजिबल बिल्कुल नहीं होता, उसको डिवाइड किया जा सकता है, और आप जानते भी हो एटम के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसको किया जा सकता है। लेकिन डाल्टन ने यही कहा था क्या? कि मैटर इज मेड अप बाय इंडिविजिबल पार्टिकल्स। सेकंड पॉइंट, नॉट थ्योरी, atoms of same elements are identical in physical and chemical properties। एक सेम एलिमेंट के जो एटम्स है कुछ नहीं है, ये भी जो मैंने आपको बताया डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट ही तो है, कि एक ही एलिमेंट के अंदर जितने भी पार्टिकल्स पाए जाएंगे बेटा जी, वो सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट इन एवरी रेस्पेक्ट। अगर मैं कार्बन एटम ले लूं और एक ऑक्सीजन एटम ले लूं, तो दीज टू एटम्स विल डेफिनेटली बी डिफरेंट इन एवरी एस्पेक्ट। ये दोनों एटम एवरी एस्पेक्ट, चाहे तो इनकी शेप हो, चाहे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो, चाहे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, चाहे इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हो, चाहे इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हो, चाहे इनकी मॉर्फोलॉजी हो, हर चीज में ये सारी की सारी चीजें क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। And the last but not the least point of Dalton's atomic theory says
atoms always combine in whole number to form compounds. Definitely atom कभी भी हाफ या पार्शियल और कैसे फ्रैक्शंस में कंबाइन नहीं होते. एटम हमेशा एक नंबर में, होल नंबर में कंबाइन होते हैं आपके. ठीक है, तो दिस इज द फोर्थ पॉइंट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. अगर आप अपने स्कूल एग्जाम्स की बात करोगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं जेई की बात करूं तो जेई 2019 में यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था. और अगर आपको थ्योरी आती है तो आप इजीली वहां पर लगा सकते हो अपना आंसर. ठीक है, चलो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग, बट फर्स्टली वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल द थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं होंगे तब तक अपन आगे अच्छे से नहीं मूव कर पाएंगे. ओके, अब बेटा जी आपके कुछ लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जो भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो उसमें कुछ लॉज हैं. तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस नाम से उसको जाना जाता है. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. ठीक है, ये उसको कहा जाता है. अब क्या होते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इनको आप बड़े अच्छे से पढ़ेंगे. तो जनरली 4-5 लॉज हैं, जितने भी हम उसको वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे. इसमें पहला लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, ये क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका ये कहता है बेटा कि the law of conservation of mass states that mass in an isolated system is neither created nor destroyed by chemical reaction or physical transformations. अगर मैं सिंपली एक लाइन में आपको बोलूं तो वो ये है, किसी भी सिस्टम के मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको बनाया जा सकता है. ठीक है ना, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम नॉर इट क्रिएटेड. ना तो आप बना सकते हो ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ पर CH4 आप देख पा रहे होंगे. थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको. CH4 आप देख पा रहे होंगे. ठीक है, एक सेकेंड बस. यस, आप देख पा रहे होंगे CH4 का जो CH4 ने जब 2 ऑक्सीजन से अटैक रिएक्शन किया तो CO2 दिया और 2H2 दिया. देखो CH4 का मास कितना है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, तो 16 ग्राम हो गया लेट सपोज. और ऑक्सीजन का कितना होता है, O2 का, एक O का होता है बेटा 16, 2 का हो गया 16, 2 का हो गया 32 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया आपका कितना 64 ग्राम. अगर आप CO2 का निकालेंगे तो इट विल बी 44, और अगर आप एक H2 का होता है 18, 2 का हो गया 36. तो ध्यान से देख, रिएक्टेंट का जो मास है, रिएक्टेंट्स का जो मास है वो कितना है 16 एंड 64 कम्स आउट टू बी 80 ग्राम. और बेटा जी प्रोडक्ट्स का जो मास है वो कितना है आपका 44 एंड 36 अगेन 80 ग्राम. मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट बी डिस्ट्रॉयड. ना तो इसको आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप बना सकते हो ये केमिकल रिएक्शन में. यस, इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. ठीक है ना, मास कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. मास कैन बी कन्वर्टेड, मास कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फिजिकल फॉर्म टू another physical form. एक फिजिकल फॉर्म से दूसरी फिजिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है. ठीक है, ये एग्जांपल और ले ले. मान ले कार्बन सॉलिड का रिएक्शन ऑक्सीजन गैस से तू करा रहा है तो तेरे को क्या मिलेगा CO2 गैस. अब देख यहां से देख, कार्बन का कितना हो गया 12 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना हो गया तेरा 32 ग्राम, CO2 का तेरा कितना हो गया 44 ग्राम. तो यार समझ रहा है ना तू, रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास है. तो दिस इज द कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मतलब क्या, मास कंजर्व रहता है. कंजर्व मतलब सेफ रहता है, ना तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना ही आप उसको बना सकते हो. ठीक है, सेकंड अगर आप लॉ की बात करेंगे बेटा जी तो ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, तो ये क्या कहता है इसके बारे में चलो थोड़ा सा भी जानना जरूरी है. ठीक है, देखो द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस समटाइम्स कॉल्ड प्रोस्ट लॉ. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान से रखना. इसको प्रोस्ट लॉ भी कहते हैं. और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डेफिनेट का मतलब कांस्टेंट होता है, डेफिनेट सी बात है. स्टेट्स दैट अ गिवन केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द कंपोनेंट, अ गिवन केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन इट्स कंपोनेंट एलिमेंट इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास एंड डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन. कहने का मतलब ये है, कोई भी कंपाउंड जो होगा उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे बेटा वो उनके मास के फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होगा. जैसे कि H2 है तो इसका मास कितना हो गया 2 ग्राम,
हाफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 32, हाफ है तो कितना हो गया 16, और ये क्या बन गया आपका H2O मतलब वाटर। ये यहाँ पर आपका क्या बन गया है वाटर। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, जहां कहीं भी ये 2 है ये 16 है, 2 ग्राम और 16 ग्राम का रेशियो कितना हो गया 2:16 और 1:8। ठीक है, जहां कहीं भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे, वेयर एवर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी कंबाइनिंग टू गिव यू वाटर मॉलिक्यूल, द रेशियो ऑफ देयर कॉम्बिनेशन विल डेफिनेटली बी 1:8। उनका जो कॉम्बिनेशन का रेशियो होगा वो 1:8 ही होगा, चाहे वो किसी भी सोर्स से आप हाइड्रोजन लेके आ रहे हो, किसी भी सोर्स से आप ऑक्सीजन लेके आ रहे हो। ठीक है, ये मुद्दा है, समझ में आ गई होगी बात। तो पहला कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, दूसरा आपका डेफिनेट प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, डेफिनेट मतलब प्रोपोर्शन जो है बाय मास उसका कांस्टेंट रहता है, डेफिनेट रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, आपको ध्यान से समझना है इसको। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट, ठीक है, इसकी डेफिनेशन पे मैं आऊंगा, ये तो मैं आपको सब दे ही दूंगा, डोंट यू वरी। ये पीडीएफ मैं सब शेयर किया करूंगा आपके साथ, आप टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, पढ़ना है बढ़िया से, और बस मुझे रिजल्ट चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी मैं हूं। सुनो, इसको मेरे तरीके से समझो। पहले ये कह रहा है मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब ये, मान ले हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन मैंने हाफ ऑक्सीजन के साथ कराया, गैस के साथ, तो ये आपको 1 मिनट थोड़ा सा तेज लिख देते हैं, हैंग हो जाता है सिस्टम। H2O लिक्विड, दूसरा है H2O गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, और यहाँ आपको मिल गया H2O2 लिक्विड। ये तो वाटर है, इसका नाम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एक केमिकल सब्सटेंस होता है बेटा, जनरली डिसइंफेक्टेंट की तरह काम आता है, गरारे गरारे करना, गरारा, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है ना, छाले वाले हो जाते हैं मुंह के अंदर, तो डिसइंफेक्टेंट मतलब समझिए यार, तुम सब जानते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, ये लो क्या कहता है, बात को समझना। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा स्पेस देके इसको लिखूं नीचे, सो दैट कि आप बेटर तरीके से समझ सको, थोड़ा सा आपको क्लियर रहे चीजें, और कोई रीजन नहीं है। ऑक्सीजन गैस, और ये दे रहा है आपको H2O2 लिक्विड, इसका यहाँ पर नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, अब एक बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर बेटा, वो ये है, देख इसका कितना ग्राम है 2 ग्राम, इसका कितना है 16 ग्राम। ठीक है, ये कितना है 16, यहाँ पर ये कितना है 2 ग्राम, यहाँ पर ये ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम। ठीक है, ये लो पता क्या कहता है, ये लो कहता है when two elements combine in such a way to give more than one compound। जब दो एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है। ठीक है, जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं बट बनने वाले कंपाउंड अलग अलग होते हैं, तो इस केस में तो वाटर बन रहा है, और इस केस में आपका H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है। ठीक है, when two element combine in such a way to give you more than one compound, एक से ज्यादा कंपाउंड वो दो एलिमेंट देते हैं, एलिमेंट दो ही हैं बट बनने वाले कंपाउंड अलग अलग हैं, then the masses of one element which combined with fixed mass of other element, तब एक एलिमेंट के जो मासेस हैं जो दूसरे वाले के फिक्स्ड मास से जुड़ रहे हैं, तो ये 16 ग्राम है, ये 2 ग्राम है, ये 32 ग्राम है, ये 2 ग्राम है। ठीक है, मासेस ऑफ वन एलिमेंट जो दूसरे के फिक्स्ड मास से जुड़ रहे हैं विल बी इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, वो किसमें होगा, एक स्मॉल होल नंबर्स के रेशियो में होगा। फिक्स्ड मास किसका है, हाइड्रोजन का है, 2 ग्राम यहाँ पर है, 2 ग्राम यहाँ पर है, तो बेटा इन इसके मास यानी ऑक्सीजन का यहाँ पर मास और ऑक्सीजन का यहाँ पर मास, दैट विल बी इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। ये है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, ये भी मैंने ही बनाया, ये भी मैंने ही लिखा है, आ जाओ। The law of multiple proportion states that if two elements form more than one compound, एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, यहाँ H2O है ये, between them, then the ratio of the masses of the second element, second मतलब दूसरा वाला, which combine with fixed mass of the first element, जो पहले वाले के fixed mass से जुड़ रहा है, fixed 2 ग्राम, ठीक है, will always be in the ratios of small whole numbers, वो किसमें होगा, एक small whole numbers के रेशियो में होगा। This law sometimes called as Dalton's law, इसको कई बार Dalton's law के नाम से भी जाना जाता है, या जॉन डाल्टन, ठीक है, जिसने इसको एक्सप्रेस किया था। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब ये है, बिकॉज वी आर फॉर्मिंग मल्टीपल कंपाउंड्स हियर,
एक से ज्यादा। एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट से जुड़ता है तो एक बार वो अलग कंपाउंड बनाता है, दूसरी बार वो अलग कंपाउंड बनाता है। तो एक एलिमेंट के मासेस सेकंड एलिमेंट के मासेस जो फर्स्ट एलिमेंट के फिक्स्ड मास से जुड़ रहे हैं, वो उनके जो रेशियोज होते हैं, मतलब इसका रेशियो और इसका रेशियो, वो किस में होगा, एक स्मॉल होल नंबर्स के रेशियो में होगा। दिस इज नॉट क्वाइट सिंपल, ठीक है। सो यू कैन रिपीट द वीडियो, यू कैन लुक इट अगेन एंड अगेन, और तब आप समझ जाओगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, अलग से वीडियो बना देंगे, पूरा का पूरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझा देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लॉ इज एवोगैड्रोस लॉ। अगर आप अगले लॉ की बात करेंगे, इट इज एवोगैड्रोस लॉ। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा आसान सुंदर। इसको पहले मैं अपनी भाषा में आपको समझा दूं, फिर ये भी मैंने लिखा है, फिर मैं आपको इसको समझा दूंगा, ठीक है। बात को समझना है, ये सिंपल सी बात ये कर रहा है कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ऑब्वियस सी बात है, मोल को आप पार्टिकल से रिलेट कर ही पाते हो, मतलब मोल है तो मतलब पार्टिकल है, समझ रहे हो। तो एवोगैड्रो लॉ सेज equal volume of all the gases at the same temperature and pressure have the same number of molecule। मतलब ये है कि अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर है तो वॉल्यूम मोल्स के या नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस द वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ गैस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, मतलब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका एग्जांपल आप जानते भी हो, मान लो एट एसटीपी, मान लो एट एसटीपी अगर मैं एक मोल की बात कर रहा हूं तो उसका वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर। अगर मैं 2 मोल की बात कर रहा हूं तो उसका वॉल्यूम कितना है, 2 इंटू 22.4 लीटर। अगर मैं 3 मोल की बात कर रहा हूं तो 3 इंटू 22.4 लीटर। डोंट यू थिंक सो कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के या नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। दिस इज द थर्ड डेफिनेशन व्हिच इज टर्म्ड एज एवोगैड्रोस लॉ, जिसको क्या कहा जाता है जनरली, आपका एवोगैड्रोस लॉ कहा जाता है। I will definitely strongly try to have short video, but अगर कई बार वो 35 मिनट्स 40 मिनट से एक्सीड कर जाए तो प्लीज उसको ज्यादा माइंड मत करना, अच्छे से समझना सारी की सारी चीजों को। कोई भी समस्या आपको नहीं आनी चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। चलो आगे अगर मैं बात करूंगा, यस दिस इज द टॉपिक विच आई विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस और कंसंट्रेशन यूनिट्स, रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस और कंसंट्रेशन यूनिट्स बेटा जी हमको पढ़नी है। अगर आप उसमें मोलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट, नॉर्मेलिटी, परसेंट डब्ल्यू बाई वी, परसेंट वी बाई वी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, पीपीएम या पीपीवी, ये सारी यूनिट्स को अपन को पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के एग्जाम्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई के एग्जाम के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए भी, चाहे आप सीडीएस एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप एनडीए का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, उसमें भी चीजें कुछ कुछ पूछी जाती हैं रिलेट करके, ठीक है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप टीचिंग के एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हो तो, ठीक है। तो सारी चीजें ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे बेटा जो हमने आज पढ़ा है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो गया था स्पेलिंग में, तो अंग्रेज थोड़ी ना बनना है, ठीक है, अंग्रेज नहीं बनना है। तो ये आज के लेक्चर में इतना ही हम रखेंगे, बाकी जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उस नेक्स्ट क्लास में बाकी जितनी भी चीजें हम रहेंगे तो उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। इफ यू रियली लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब, यू कैन शेयर दिस, और जो भी नीडी वंस हैं उनको जरूर वहां तक ये चीजें पहुंचाएं ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें, चीजों को पढ़ सकें, ठीक है। चलो ओके, बाय, थैंक यू।